नमस्कार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र शुक्ल। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ रहे हैं समास। जैसा कि आप जानते हैं कि व्याकरण के अंतर्गत समास एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपने समास का पूरा अध्ययन कर लिया तो समास से संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे उसमें आपके सारे कन्फ्यूजन समाप्त हो जाएंगे। तो आइए हम समास का अध्ययन करते हैं। देखें, समास समास शब्द दो शब्दों सम का मतलब संक्षिप्त और आस का मतलब कथन से मिलकर बना है। समास का अर्थ है संक्षिप्त कथन। जब कभी समास हमारे सामने आता है तो समास का मतलब है संक्षिप्त कथन, छोटा करना, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। तो समास का मतलब है किसी लंबी बात को छोटा कर देना। अब परिभाषा देखिए, जब दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को इस तरह छोटा कर दिया जाए कि उनका अर्थ ना बदले, समास कहते हैं। जब दो या दो से अधिक पदों या शब्दों को इस तरह आप छोटा कर दें कि उनका अर्थ ना बदले, संक्षिप्त हो जाएं, समास कहते हैं। अब जो छोटा हो गया वह सामासिक पद हो गया और जो पहले से बड़ा था वह समास विग्रह था। अब देखें, जैसे राजा का महल। अब आप देखें यहाँ तीन पद हैं, राजा का महल, तीन शब्द हैं इसमें। अब आप इसको ऐसे छोटा कर दें कि इनका अर्थ ना बदले, आपने छोटा कर दिया राजमहल। दूसरा शब्द देखिए, रसोई के लिए घर, चार पद आ रहे हैं, आपने इसे ऐसे छोटा कर दिया कि ये बन गया रसोई घर। अगला देखिए, काली है जो मिर्च, आपने इसे छोटा कर दिया, ये बन गई काली मिर्च। ये डाक के लिए घर, डाक के लिए घर, चार पद थे, आपने इसे छोटा कर दिया, ये बन गया डाक घर। नीला है कंठ जिनका, तीन चार पद आ रहे हैं, आपने इसे छोटा कर दिया नीलकंठ। कोई अर्थ नहीं बदला, शब्द छोटा हो गया, यही समास है। माता और पिता, आपने इसे छोटा कर दिया माता पिता, यही समास है। तो जब दो या दो से अधिक पदों को इस तरह छोटा कर दें कि उनका अर्थ ना बदले, उसे ही समास कहते हैं। बस समास का मतलब है छोटा करना, संक्षिप्त करना, लंबी बात को ऐसे छोटे शब्दों में व्यक्त कर देना कि उसका अर्थ ना बदले, उसे ही समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखें, हिंदी में समास के 6 भेद हैं। ये 6 भेद बॉक्स में लिखे हुए हैं। हिंदी में समास के 6 भेद हैं और संस्कृत में समास 5 प्रकार के होते हैं। उसमें एक केवल नाम का समास अतिरिक्त हो जाता है। और तत्पुरुष समास के 2 भेद संस्कृत में माने जाते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। ये दोनों अलग से नहीं पढ़ाए जाते। तत्पुरुष समास के ही भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। तो संस्कृत व्याकरण में केवल समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये 5 समास माने जाते हैं। और हिंदी में 6 प्रकार के समास पढ़ाए जाते हैं। देखिए, अब नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 कर्मधारय समास, नंबर 4 द्विगु समास, नंबर 5 द्वंद्व समास और नंबर 6 बहुब्रीहि समास। इन 6 प्रकरण से ही, 6 समासों से ही आपसे प्रश्न आएंगे। अब आप समास की अवधारणा को क्लियर कर लीजिए। बस समास से संबंधित चाहे जितना कठिन प्रश्न आ गया, कितने भी कठिन सामासिक पद क्यों ना दे दिए जाएं, आपसे कोई गलती नहीं होगी। तो 6 प्रकार के समास हैं। अब हम एक एक समास को डिटेल में बताएंगे कि क्या होता है ये अव्ययी भाव समास क्या होता है। तो नंबर 1 देखिए, अव्ययी भाव समास। आपने हेडिंग डाल ली और इसकी परिभाषा देखिए। इसका प्रथम पद अव्यय और प्रधान होता है। इसका प्रथम पद अव्यय और प्रधान होता है। अब आपने शब्दों के विभाजन के अंतर्गत, शब्द विचार के अंतर्गत आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय आदि चीज़ें पढ़ ली होंगी। अगर नहीं पढ़ी हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपको अव्यय का पता नहीं होगा तो अव्ययी भाव समझ में नहीं आएगा। अव्यय जैसे जिसका व्यय ना हो सके, जिसका बांटा ना जा सके, उसे अव्यय कहते हैं। वह शब्द जिनके रूप न चल सकें, जिन्हें तोड़ा मरोड़ा ना जा सके, वह अव्यय होते हैं। अब अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? देखिए, यथा, उप, प्रति, अनु, आ, हर, भर आदि शब्द आ जाएं, सबसे पहले किसी शब्द से पहले यथा जुड़ा हो, उप जुड़ा हो, प्रति जुड़ा हो, अनु जुड़ा हो, आ जुड़ा हो, हर जुड़ा हो या भर जुड़ा हो,
तो आप समझ लीजिएगा कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे आगे हम इसे और स्पष्ट करते हैं इसके उदाहरण के साथ, क्योंकि बगैर उदाहरण के आपको बात क्लियर नहीं होगी, तो हम उदाहरण के लिए जगह बनाते हैं। ये समास बहुत आसान है, बस आपको करना क्या है कि एक बार इन्हें कायदे से पढ़ लीजिए, बस दोबारा आपको समास पढ़ने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने एक शब्द देखा कि यथाशक्ति, यथाशक्ति। अगला शब्द आपने देखा उप, तो हमने एक शब्द लिख लिया उपकृष्ण। एक आसान सा और शब्द लिख लिया उपराष्ट्रपति। अगला पहचान देखिए प्रति, हमने लिख लिया प्रत्येक। अगला देखा अनु, हमने लिख लिया अनुरूप। अगला देखिए आ, हमने लिख लिया आजीवन, आजीवन। हमने लिख लिया भर, हर, तो हर एक, एक शब्द लिख लिया। आपने देखा भर, भर पेट। ऐसे कुछ शब्द लिख लिए जो यहाँ पहचान के रूप में थे, उन्हीं के शब्दों को मैंने यहाँ आपके लिए लिख दिया है। अब ये हो गए समास, समासिक पद, वे शब्द जिनमें समास है। अब इनका विग्रह कैसे होगा, इनका विस्तार कैसे करेंगे, हम देखते हैं। यथाशक्ति, इसका विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। अब यथाशक्ति के बदले अगर आपको मिल जाए यथा भक्ति, तो भक्ति के अनुसार। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। जो भी मिल जाए ऐसे आप विग्रह करोगे। उपकृष्ण, उप माने होता है समीप, उप माने होता है समीप, तो उपकृष्ण का विग्रह करोगे आप कृष्ण के समीप, ये विग्रह हो गया। अब उपराष्ट्रपति, तो आप विग्रह करोगे राष्ट्रपति के समीप। प्रत्येक, इसका विग्रह करोगे एक एक, एक एक, प्रति एक। प्रत्येक का मतलब प्रति एक, तो एक एक हो गया, विग्रह कर दिया आपने। अनुरूप, अनु माने योग्य, तो रूप के योग्य, ये हो गया अनुरूप। आजीवन, जीवन भर, जीवन भर। और यह पर्यंत, जीवन पर्यंत। कहते हैं ना कि आजीवन का प्रयोग कीजिए, कि आपने समाचार पत्रों में सुना होगा कि किसी हत्या के कारण उस व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला, तो आजीवन कारावास का मतलब है जीवन भर। अगर एक दूसरा शब्द ले लिया जाए आसमुद्र, कभी कभी आ जाता है आसमुद्र, तो इसका मतलब है समुद्र पर्यंत या समुद्र तक, पूरी समुद्र, आसमुद्र। जैसे कालिदास ने रघुवंशम में लिखा है कि राजा दिलीप आसमुद्र क्षितिज थे, पूरी धरती के शासक तो थे ही, समुद्र पर्यंत धरती के शासक थे। तो आसमुद्र माने समुद्र पर्यंत, समुद्र तक। हर एक, एक एक। भरपेट, पेट भर के। इस तरह आप, ये सारे अव्ययी भाव समास हैं। इसकी पहचान आपने देखी, यथा मिल गया आपको यहाँ पर, उप मिल गया यहाँ पर, उप मिल गया यहाँ पर, प्रति मिल गया यहाँ पर, अनु मिल गया यहाँ पर, आ मिल गया, हर मिल गया, भर मिल गया। तो ये सारे शब्द जितने भी हैं, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। कुछ और शब्द देखते हैं हम जो अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। जैसे प्रत्यक्ष, समक्ष, समक्ष, कक्षा वाला कक्षा है ये। प्रत्यक्ष हो गया, समक्ष हो गया, परोक्ष, हर दिन। ये सारे अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। बेखटके, बेखटके, हाथों हाथ, हाथों हाथ, रातों रात,
हाथों हाथ, रातों रात, और कानों कान, बीचों बीच, कानों कान, बीचों बीच, ये ऐसे भी जितने भी शब्द आ जाएं, ये सब अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। बराबर आदि, इतने शब्द आ जाएं तो समझ लेना अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास बहुत क्लियर है। प्रथम पद अव्यय होता है, प्रथम पद अव्यय होता है, और अंतिम पद संज्ञा होता है सामान्यतया, या विशेषण भी हो सकता है, और संपूर्ण पद मिलाकर के क्रिया विशेषण बनता है। यह होता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की प्रमुख पहचान है यथा आ जाए, उप आ जाए, प्रति आ जाए, अनु आ जाए, आ जाए, हर आ जाए, भर आ जाए, आदि शब्द आ जाए तो अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि अव्ययी भाव समास का ये प्रकरण हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास जो कि सबसे बड़ा समास है, बहुत महत्वपूर्ण है तत्पुरुष, इसलिए हम तत्पुरुष पर विशेष निगाह रखेंगे। तत्पुरुष, तत्पुरुष का मतलब है उसका पुरुष, तत्पुरुष उसका पुरुष। द्वंद्वो अहम दिगोरपि मम गृहे अव्ययी भावः, ये एक पुराना श्लोक मिलता है जिसमें समास की उत्पत्ति का पता चलता है। तत्पुरुष समास, यह दूसरा समास है और सबसे बड़ा समास है, सबसे महत्वपूर्ण समास है। इसकी परिभाषा है कि इसमें उत्तर पद, उत्तर पद का मतलब बाद का पद, बाद का पद प्रधान होता है। प्रधान माने मुख्य होता है, प्रधान होता है, और बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, यह होता है तत्पुरुष समास। बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है तत्पुरुष समास। इसके दो भेद हैं, इसके दो भेद हैं। दो भेद कौन कौन से हैं? नंबर एक, पहला भेद है कि विभक्ति भेद, विभक्ति भेद, और दूसरा अन्य भेद। अब देखें तत्पुरुष समास, इसमें उत्तर पद मतलब बाद का पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में बाद का पद प्रधान होता है। कभी कभी यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्तर पद प्रधान कौन सा समास होता है, तो प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। इसमें उत्तर पद बाद का पद प्रधान होता है और बीच के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। इसके दो भेद हैं, नंबर एक विभक्ति भेद और नंबर दो अन्य भेद। अब विभक्ति भेद, हम इसकी चर्चा करेंगे। विभक्ति भेद की चर्चा करेंगे। विभक्ति भेद के अंतर्गत, चूंकि आप जानते हैं कि संस्कृत में 6 विभक्तियां होती हैं, 6 विभक्तियां होती हैं, और कुल मिला के 8 कारक होते हैं, 6 विभक्तियां मानी जाती हैं संस्कृत व्याकरण के अनुसार। तो 6 विभक्तियों के अंतर्गत विभक्ति भेद कैसे होता है? विभक्ति भेद के अनुसार तत्पुरुष समास कैसे होता है? नंबर एक, द्वितीय तत्पुरुष, द्वितीय तत्पुरुष, और इसे हम कर्म तत्पुरुष भी कहते हैं। आप जो चाहें वो मान लीजिए, द्वितीय तत्पुरुष या कर्म तत्पुरुष। अब आप जानते हैं कर्ता ने कर्म को, इसका चिन्ह होता है को, मतलब को बीच में लुप्त होगा। अब इसके लिए हम शब्द का चयन करते हैं, जैसे नंबर एक, स्वर्ग प्राप्त, ये शब्द मिल गया हमें, और दूसरा शब्द हमने ले लिया मतदाता। 2 शब्द हमने ले लिया। अब आपके सम्मुख आ गया स्वर्ग प्राप्त। अब स्वर्ग प्राप्त का विग्रह कीजिए, तो आप विग्रह बड़े आराम से कर लेंगे। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, तुरंत लिख दीजिए स्वर्ग को प्राप्त।
और मतदाता, मत का दाता। इस तरह आपने ये का सॉरी मत को देने वाला, गलत हो गया मुझसे, मत को देने वाला, ये सही विग्रह होगा, मत को देने वाला। तो स्वर्ग को, मत को, चूंकि द्वितीय कर्म तत्पुरुष में को आता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म का चिन्ह को है, और इसमें बीच की विभक्ति का लोप होता है। आपने पढ़ा है कि बीच की विभक्ति चिन्हों का लोप होता है, तो स्वर्ग प्राप्त इसमें को छिपा हुआ है। तो समास में तो छिपा होता है, मतदाता इसमें भी को छिपा होता है, लेकिन जब आप विग्रह करोगे तो स्वर्ग को प्राप्त, मत को देने वाला। तो सबसे पहले आप कोई भी शब्द मिले उसका विग्रह कर डालो। अब विग्रह करते ही समास क्लियर हो जाएगा। कोई कहे कि मतदाता में कौन सा समास है, तो मतदाता मत को देने वाला, तुरंत को आ गया। जहां कोई विभक्ति छिपी हो तुरंत तत्पुरुष हो गया, या द्वितीय तत्पुरुष हो गया। अब नंबर 2, तृतीया या करण तत्पुरुष। अब बताइए तृतीया या करण तत्पुरुष का चिन्ह क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से या के द्वारा, ये इसका चिन्ह है। बीच में इसमें चिन्ह छिपा हुआ रहेगा। अब जैसे नंबर 1 गुणहीन, और नंबर 2 दूसरा है तुलसी रचित। तुलसी रचित, 2 शब्द हमने ले लिया। अब गुणहीन विग्रह कीजिए, गुणों से हीन, गुणों से हीन। और तुलसी रचित, तुलसी द्वारा रचित, तुरंत कर दिया आपने। गुणहीन, गुणों से हीन, तुलसी रचित, तुलसी के द्वारा रचित। ये हो गया तृतीय तत्पुरुष, जिसमें से या के द्वारा छिपा हो। से यहाँ छिपा है और द्वारा यहाँ छिपा है। अब आते हैं चतुर्थी तत्पुरुष। तीसरा चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष। चतुर्थी या संप्रदान तत्पुरुष। अब चिन्ह बताइए। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, को या के लिए, ये चिन्ह छुपा होगा जो भी शब्द बीच में आएगा। अब जैसे नंबर 1 आ गया युद्ध भूमि, और दूसरा ले लिया हमने हथकड़ी। हथकड़ी, तो युद्ध भूमि का विग्रह कीजिए। विग्रह हो गया युद्ध की भूमि, या युद्ध के लिए भूमि, ये ज़्यादा बेहतर विग्रह है। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। और हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी। तो इस तरह आपने देखा कि संप्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष, जिसमें को के लिए बीच में छिपा है, युद्ध के लिए, हाथ के लिए, वो संप्रदान या चतुर्थी तत्पुरुष होता है। अब आपने 4 देख लिया, आगे देखते हैं। चूंकि 6 चिन्ह होते हैं तो हमें 6 देखना पड़ेगा, उसके लिए 6 देखते रहिए और बात को मन में दोहराते रहिए। और जब आप 2 उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपको बात समझ में आ गई तो अपने आप उदाहरण आपके दिमाग में बनने लगेंगे, तो जिससे आपका बेहतर अभ्यास हो जाएगा। संप्रदान के बाद अपादान या पंचमी तत्पुरुष। अपादान या पंचमी तत्पुरुष। अपादान या पंचमी तत्पुरुष देखिए, इसका चिन्ह होता है से, अलग होना। इसका चिन्ह होता है से, और अलग होना मतलब कहीं से कोई चीज़ अलग होती हो, वहाँ पर अपादान तत्पुरुष होता है, से या अलग होना। जैसे पाप मुक्त, इसका पहला देखिए पाप मुक्त,
और दूसरा देखिए देश निकाला, दो शब्द हमने ले लिया। पाप मुक्त, पाप से मुक्त, कहीं से कोई चीज़ अलग हो रही हो, अलग हो रही हो। ये से वो नहीं है कि चाकू से सब्जी काटी तो चाकू के द्वारा सब्जी काटी गई, ये है अलग होना। पाप से मुक्त, जैसे पेड़ से पत्ते गिरे, बंदर डाल से कूदा, गंगा हिमालय से निकली, कोई चीज़, बालक घर से विद्यालय गया, अलग हो गया। तो पाप से, यहाँ से विभक्ति छिपी है, इसलिए पंचमी आपादान तत्पुरुष हुआ। और देश निकाला, देश से निकाला गया, तो यहाँ से छिपा है, ये जो से छिपा है इसलिए यहाँ पर पंचमी या अपादान तत्पुरुष हुआ। और अगला उदाहरण, अपादान के बाद संबंध या षष्ठी तत्पुरुष। संबंध या षष्ठी तत्पुरुष, ये कैसे होता है? इसका चिन्ह है का, की, के। काकी के रारी रे नानी ने, ये होता है संबंध का चिन्ह। देखिए एक दो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण पहला, राजमहल, और दूसरा उदाहरण है विद्याभ्यास, विद्याभ्यास। अब इन दोनों का विग्रह कीजिए। राजमहल हर आदमी बता देगा, राजा का महल, और विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास। तो यहाँ का आ गया, जहाँ का की के आ जाए वहाँ षष्ठी या संबंध तत्पुरुष होता है। अब सातवां देख लेते हैं, अधिकरण। ये छठा होगा, छठा होगा। अधिकरण या सप्तमी तत्पुरुष, इसका चिन्ह है में या पर, में या पर। अब इससे संबंधित देखें, पहला होगा गृह प्रवेश, करिए विग्रह, गृह में प्रवेश। तुरंत जहां में आ गया, ये में बीच में छिपा है, यही तो विभक्ति चिन्ह बीच में छिपी है। अंतिम पद प्रधान होता है, जैसे गृह प्रवेश, तो इसमें जो मेन शब्द है वो है प्रवेश करना, और गृह इससे जुड़ा हुआ है। कहाँ प्रवेश करेंगे? घर में प्रवेश करेंगे। तो प्रवेश मुख्य शब्द है, अंतिम पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, यही तत्पुरुष समास होता है। और इसमें जब आप विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह का लोप होगा, विभक्ति चिन्ह निकल कर आएगा विग्रह में। जैसे गृह प्रवेश तो गृह में प्रवेश, तब जाके बात क्लियर होगी। और देखते हैं, दूसरा देखते हैं, धर्म वीर, विग्रह कीजिए, धर्म में वीर, ये हुआ, में निकला इसमें से, धर्मवीर में छिपा है। जहाँ विभक्ति चिन्ह छिपे हों वहीं तत्पुरुष होता है। और फिर चिन्ह के अनुसार आपको कारक याद करने पड़ेंगे। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होना, संबंध का की के रारी रे नानी ने, और सप्तमी अधिकरण का में पर। इस तरह आपको ये सारे विभक्ति चिन्हों को याद करना पड़ेगा, आपकी जबान पर होना चाहिए। तो आप फट से कोई भी शब्द आए तुरंत बता देंगे कि ये है। एक और देख लेते हैं, घोड़सवार, घोड़सवार। अब इसका विग्रह कीजिए, घोड़सवार कैसे विग्रह करेंगे? इसे अलग अलग कर दीजिए, तुरंत विग्रह के अनुसार ही समास सही होगा। घोड़े पर सवार, ये जो पर निकल आया ना, ये पर, ये यही है, में पर, ये वाला पर है, ये पर छिपा है, तो पर छिपा है तो ये सप्तमी तत्पुरुष हो गया। तो इस तरह आपने देखा कि तत्पुरुष समास को दो भागों में बांटा जा सकता है, विभक्ति के अनुसार भेद और अन्य भेद। तो विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं, आपने देख लिया, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, ये 6 भेद आपने देख लिए। अब अन्य भेदों की हम चर्चा करते हैं
क्योंकि तत्पुरुष समास बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसका अध्ययन जरा ठीक से कर लीजिए। कुछ लोग तत्पुरुष समास से बचते हैं, अगर आप बचेंगे तो बात नहीं बनेगी। व्याकरण में आजकल कंपटीशन का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है, कहीं से कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए जरा कायदे से इसका अध्ययन अपेक्षित है। अब तत्पुरुष समास के अन्य भेद में आ जाइए, हम अन्य भेदों की चर्चा कर लें। अन्य भेद, तत्पुरुष समास के अन्य भेद कैसे कैसे होते हैं इसे हम देखेंगे। पहला है नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष, नए तत्पुरुष की परिभाषा देखिए। इसमें प्रथम वर्ण अ, छोटा आ जो नेगेटिव होता है, अन्य या न होता है, ये इसकी पहचान है, इसकी परिभाषा है। इसमें प्रथम वर्ण अ, अन या न होता है। जैसे उदाहरण से बात क्लियर होगी। जैसे जैसे अभाव, अजय, अनावश्यक, अजय, अभाव, अनावश्यक, अनाचार, अनाचार और एक शब्द है नपुंसक। ये चार प्रमुख शब्द इन मैंने चयन किया है कि अभाव, अगर पहला अक्षर अ है, छोटा आ, तो वो सामान्यतया नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है। तो अभाव, इसका विग्रह करेंगे न भाव, ऐसे विग्रह होगा। अजय न जय, जहाँ ये चीज़ छोटा आ लगा हो वहाँ समझ लीजिएगा नए तत्पुरुष है। ये नए, न और या ठीक से नहीं बोला जा रहा है, नए तत्पुरुष, नाक से आवाज़ निकलेगी। तो नए तत्पुरुष में क्या, अभाव, अजय, अमर, अब्राह्मण, अनश्व, अनश्व न अश्व, अब्राह्मण न ब्राह्मण, अमर न मर। आप ढेर सारे शब्दों का चयन करके और उनका विग्रह करके आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। अनावश्यक न आवश्यक, ये शब्द निकल के आया। अनाचार न आचार, नपुंसक न पुंसक। पुंसक माने पौरुष, पुरुषत्व, जिसमें पुरुषत्व ना हो वह नपुंसक होता है। जिसमें पौरुष शक्ति की कमी हो वह नपुंसक होता है। तो जो पुरुष ना हो पुंसक, पुरुष ना हो नपुंसक, जिसमें पौरुष शक्ति की कमी ना हो, तो सब में न आएगा। अब न आचार, अनाचार, न आवश्यक, अनावश्यक, न जय, अजय, न भाव, अभाव, नपुंसक, नपुंसक। इस तरह आप इनका विग्रह कर सकते हैं। जिसमें नेगेटिव आवे वो होता है नए तत्पुरुष। अगला है नंबर 2, अलुक तत्पुरुष। हलंत होगा, अलुक तत्पुरुष। कुछ लोग इसे समास अलग से कह देते हैं, अलुक समास, लेकिन वो है तत्पुरुष का ही भेद। इसलिए हमें नए समास न कह करके नए तत्पुरुष कहें तो ज़्यादा बेहतर है। अलुक समास न कह करके अलुक तत्पुरुष कहें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता। इसमें विभक्ति चिन्हों का लोप नहीं होता, लुप्त नहीं होते इसमें विभक्ति चिन्ह, इसलिए इसे अलुक तत्पुरुष बोलते हैं। जैसे कुछ प्रमुख उदाहरण हैं इसके जो आते बहुत हैं। योधि स्थिर, 2 शब्दों में लिखेंगे हम, और इसका युद्ध स्थिर ये विग्रह है और समास बनेगा युधिष्ठिर। दूसरा शब्द है आत्मने पद। आत्मने 2 पद हैं, पद, और हमने 1 कर दिया। आत्मने पद, कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ एक शिरोरेखा हो गई बस। और तीसरा शब्द है वाचस्पति। वाचस्पति अलग, इसमें
तो उपपद तत्पुरुष, जो कि अन्य भेद के अंतर्गत तीसरा हमारा है नंबर, उपपद तत्पुरुष। इसकी परिभाषा देखें कि इसमें समास होने पर अंतिम पद का स्वतंत्र उपयोग नहीं होता, जैसे कुंभकार, स्वर्णकार, ग्रंथकार, थलचर, जलचर। अब आप देखें कि अंतिम पद क्या है, इसका अंतिम पद है कार, इसका अंतिम पद है कार, इसका भी कार है, इसका चर है, इसका चर है। तो जो ऐसे शब्द होते हैं उन्हें हमारे भाषा शास्त्रियों ने एक अलग से समास बना दिया है, उपपद तत्पुरुष। इनका स्वतंत्र उपयोग नहीं होता। कार जो प्रत्यय जुड़ा है इसमें, चर जो प्रत्यय जुड़ा है, इनका स्वतंत्र उपयोग होता ही नहीं है, इसलिए ये रहा उपपद तत्पुरुष। आप देख रहे हैं मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के अन्य भेद में इसका मध्यम पद लुप्त होता है। लुप्त का मतलब गायब होता है, बीच में नहीं होता। लुप्त मध्यम पद का अभाव होता है, जैसे दही बड़ा, बैलगाड़ी, गोबर गणेश। अब दही बड़ा का संधि विच्छेद कीजिए, दही में डूबा हुआ बड़ा। कुछ लोग कर देते हैं कि दही और बड़ा, नहीं, दही में डूबा हुआ बड़ा, इसका पूर्ण संधि विच्छेद होगा। तो देखें दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब अगर सिर्फ विभक्ति लोप होता तो शुद्ध रूप से विभक्तियों वाला तत्पुरुष हो जाता, लेकिन इसमें तो पूरा मध्यम पद ही लुप्त हुआ है, दही में डूबा हुआ बड़ा। अब चूंकि डूबा हुआ ये सब विभक्ति चिन्ह या परसर्ग या कारक चिन्ह नहीं है, इसलिए इन्हें मध्यम पदलोपी तत्पुरुष हमारे व्याकरणाचार्यों ने बताया है। दूसरा देखिए बैलगाड़ी, बैलों के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, इसमें ढेर सारे मध्यम पद हैं। और चूंकि बैलगाड़ी में मध्यम पद लुप्त है, विग्रह करने पर ही मध्यम पद निकलता है, इसलिए इसे मध्यम पदलोपी तत्पुरुष कहते हैं। और गोबर गणेश, गोबर से बने हुए गणेश, यहाँ भी मध्यम पद लुप्त है, इसलिए 3 प्रमुख शब्द हैं, दही बड़ा, बैलगाड़ी, गोबर गणेश। और आप अपनी गाइड से, आपके पास जो भी सामग्री है उसका और व्यापक अध्ययन कर लेना, क्योंकि शास्त्र जितना भी अध्ययन किया जाए वो कम ही होता है, और व्याकरण में तो कहने ही क्या। तो आज हमने व्याकरण, समास की परिभाषा, समास के भेद और अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, इन दोनों का सांगोपांग अध्ययन कर लिया है। मैंने ये कोशिश की है कि आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए ज़रा गहराई से अध्ययन कर लेना। और अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना। शेष अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद।